गुड मॉर्निंग अगर सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन IMF पढ़ लिया हमने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक पढ़ा, और दोनों को क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड्स जुड़वा। ब्रेटन वुड्स जुड़वा स्थापना 27 दिसंबर 1945। लेकिन दोनों संगठन की स्थापना एक साथ हुई, लेकिन काम करना अलग अलग शुरू किया। पहले वर्ल्ड बैंक ने काम करना शुरू किया 1946 में, और 1947 से IMF ने काम करना शुरू किया। कोई भी संप्रभु राष्ट्र जो स्वतंत्र है, किसी देश का गुलाम नहीं है, किसी देश का उपनिवेश नहीं है, वो इसकी सदस्यता ले सकता है। सदस्यता लेने के लिए पहले IMF की सदस्यता लेना होता है, और उसकी सदस्यता सारे डॉक्यूमेंट वगैरह उसी में जांच हो जाती है। वो जो उसमें पास हो जाए वो फिर वर्ल्ड बैंक का भी सदस्य बन सकता है। और जैसे ही IMF की सदस्यता समाप्त होती है, वर्ल्ड बैंक की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। लेकिन 2/3 बहुमत से यदि पारित कर दिया जाए कि नहीं, ये ठीक आदमी है, बंदा ठीक ठाक है, तो उसे उसकी सदस्यता बनाए रख सकते हैं। संयुक्त रूप से IBRD और IDA, ये दोनों को जो है वो वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। IBRD की स्थापना 1945, काम करना शुरू किया 1946। IDA की स्थापना 1960 में। इसे सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। IDA को क्यों कहा जाता है? क्योंकि लंबी अवधि के लिए ऋण देता है, और साथ ही इसकी ब्याज दर बहुत ही कम होती है। शुरू के 10 वर्ष तक अनुदान रहता है, मतलब ब्याज नहीं चुकाना होता है, और उसके बाद में भी सेवा शुल्क मात्र 1.5% जो है वो सेवा शुल्क चुकाना होता है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्थापना 1956। उसके बाद मीगा मल्टीलेटरल क्या है? मीगा इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मीगा की स्थापना काय के लिए हुई है? निवेश FDI को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। जबकि FCI क्या है? नहीं, IFC क्या है? निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए। और मीगा काय के लिए? FDI को बढ़ावा देने के लिए। कब स्थापना हुई इसकी? 1988 में। फिर ये जो WB के वर्ल्ड बैंक के जो चारों अभिकरण है, इसके बीच के कोई विवाद हो तो उसके निपटारा करने के लिए एक एजेंसी के रूप में CISID, यही ICSID, इसकी स्थापना की गई, ताकि वो इनके जो भी विवाद हो उसका निपटारा कर सके। क्लियर हो गया? ये सब संगठन किस संस्था के अभिकरण है? मूल रूप से मात्र संगठन कौन सा? UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ। UNO के मात्र संघ, UNO के अधीन ये कार्य करते हैं। अब एक ऐसे संगठन जिसकी अति आवश्यकता थी, क्या हुआ? जो 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, और इन देशों ने क्या किया? एशिया, अफ्रीका और अमेरिकी देशों से व्यापार करना शुरू किया, और धीरे धीरे वहां के संसाधनों का शोषण करना शुरू कर दिया, और एक तरफा व्यापार हुआ। जैसे व्यापार में क्या होता है? दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए, तो व्यापार है। और यदि एक को लाभ हो और एक को हानि हो तो व्यापार है क्या? नहीं, वो क्या है? वो शोषण है। वो क्या है? शोषण है। अब जैसे कोई अपने अभी के व्यापारी की बात करें, वो गांव में जाके सोयाबीन खरीद रहा है, मक्का खरीद रहा है, बाजरा खरीद रहा है। अब वो यहाँ जो मंडी में बिक रहा है, वहां से 15 रुपए किलो कम में खरीद रहा है। वहां पे 15 रुपए किलो कम में खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का जो है वो उसको भी खर्च पड़ेगा, 10-15 रुपए का। किसको?
जो बेचने के लिए आएगा उसको, और इसको 2 पैसे कमाना भी पड़ेगा। तो ठीक है, दोनों को लाभ हो रहा है, उसकी मेहनत बच रही है, घर में उसको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आधी कीमत में ही खरीदने लग जाए तो, आधी कीमत में खरीदने लग जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो उसका नुकसान होगा ना। फिर एक का लाभ हो जाएगा और एक का नुकसान, तो ये शोषण हो जाएगा। तो उस समय यही हुआ। अब व्यापार के नाम से क्या लोग बात डरने लग गए दूसरे से, बोले भूखे रह जाएंगे। लेकिन बाहरी व्यापारियों को तो देश में घुसने भी नहीं देंगे, और व्यापार करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां पर मशीनें और ये वो इतनी सारी बन गई थी कि अब भूखे मरने की उनकी नौबत आ गई। करोड़पति अरबपति लोग थे, मशीनें और ये वो सब कुछ, अब मशीनों को तो खा नहीं सकते, कृषि करना उन्होंने लगभग बंद कर दिया था। तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो 1945 में यूएनओ बना, तो उन्हीं देशों में वही सदस्य आगे हो रहे थे, और वही लोग बोलते हैं कि व्यापार के बारे में भी कुछ बात कर ली जाए। तो सबसे पहला संगठन बना, इसके लिए बना नहीं, सिर्फ इसकी कल्पना की गई थी, ITO। नाम सुना है आप लोगों ने? आपने सुना है ना? सर ऐसा सुना तो है, पर पता नहीं क्या है। पता नहीं है क्या? मुझे लगा अर्जुन बोलेगा मैंने नहीं सुना। ITO सुना आपने? RTO सुना है। RTO सुना, ITO नहीं सुना। मैं तो ITO ही बोल रहा हूँ, आपको क्या RTO सुना ही जा रहा है? ITO अब सुना? ठीक। अब जब अपन किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो उससे समझ में तो आ ही गया होगा। I का मतलब इंटरनेशनल, T का मतलब ट्रेड, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार से संबंधित ही पढ़ रहे हैं ना अपन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित। ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पहले इस संगठन की बात उठी थी, और ये संगठन की बात उठी 1947 ITO 1947 में इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये हुआ हवाना क्यूबा में, हवाना क्यूबा। और ये बात उठी कि जो हवाना सम्मेलन, जो हवाना में एक 23 सदस्य देशों की बैठक हुई थी जो यूएनओ के सदस्य थे, और उन्होंने ये बोला कि कोई व्यापार से संबंधित भी कोई समझौता हो जाना चाहिए ताकि किसी के साथ में शोषण न हो सके और पहले जैसा व्यापार फिर से शुरू हो जाए। और ये बात स्वीकृत हुई गेट के नाम से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, GATT। ये 1947 कहां पर? हवाना, क्या नाम, किस देश में? क्यूबा। गेट जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ क्या होता है? अमरू, सॉरी, जो लगता है करके, मतलब जो लगता है जैसे मोबाइल वोबाइल में नहीं करते क्या टैरिफ? हाँ हाँ जी, कल भंडारा खाने गए थे, दिमाग नहीं मिले, बढ़िया आशा से उम्मीद से गए थे, फिर भी दिमाग नहीं मिला। कल हम गए तो पूरा मार्केट घूम के आए, तो एक चौराहे पे खड़े हैं, तो इधर एक गली जा रही, तो वहां पे भी देवी विराजमान है, इधर देख रहे, इधर भी देवी विराजमान है, इधर भी देवी विराजमान है, इधर भी देवी विराजमान है।
बड़ा भक्तिमय माहौल अभी का है। तो जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, आशीष बनाए रखे। लेकिन फिर भी ये बोलना चाहूँगा कि पढ़ना जरूरी है, खुद पे भरोसा रखें, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ मतलब आयात शुल्क। टैरिफ क्या होता है? आयात शुल्क। आयात शुल्क, तो ये जो शुल्क लगाने के ऊपर कोई समझौता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, जैसे पाकिस्तान की चीजें हमारे यहाँ बैन करना, तो हम उनको बड़ा आयात शुल्क लगा देंगे, तो आएगी नहीं हमारे देश में, तो फिर वो देश जाएगा WTO के पास में, तो वहां हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। ये कोई ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता, सब्सिडी नहीं दे सकते, नहीं तो वहां की वस्तु सस्ती हो जाएगी और वो डंपिंग कहलाएगा फिर, है ना। जैसे चाइना बोले कि भारत में जो बेच रहा है बेचो, आपको 75% सरकार सब्सिडी देगी, तो पूरा भारत के मार्केट में चाइना का कब्जा हो जाएगा। तो इसके लिए भी भारत जो है WTO की शरण में जा सकता है, गेट की शरण में जा सकता है, इसलिए ये समझौता हुआ था। क्या ये क्या है? एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट है क्या है? समझौता है। जो भी सदस्य देश होंगे वो समझौता करते थे आपस में, कोई इसका स्थायित्व तो नहीं, कोई इसका संविधान नहीं, उतना महत्वपूर्ण कोई संविधान नहीं, और बहुत दिन तक चला है। 1948 में है, 1948 में स्थापना हुई। और जेनेवा, जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। टैरिफ्स एंड ट्रेड। प्रशुल्क भी बोलता है, टैरिफ को क्या बोलता है? प्रशुल्क, आयात शुल्क। ठीक, क्लियर हो गया? कब हुआ? 1948। कितने सदस्यों ने? 23 सदस्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। लेकिन ये क्या था? एक समझौता था सिर्फ, इसका कोई स्थायी संविधान नहीं था। और यदि किसी ने इसका उल्लंघन किया जाए तो उसके लिए क्या दंड दिया जाए, ऐसा भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। तो इसलिए चलते रहा। बाद में इसका विरोध भी होते रहा, इसके राउंड होते थे, बातें होती थी, मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता था, मिलते थे वहां पर, और फिर बोलते थे कि आगे हम ऐसा करेंगे, आगे हम ऐसा करेंगे। तो बार बार ये मांग उठने लग गई कि क्यों ना इसको IMF जैसा या वर्ल्ड बैंक जैसा कोई स्थायी संगठन इसका बना लिया जाए, इसका भी मुख्यालय हो, इसकी भी दैनिक कार्य प्रणाली हो, कि हर दिन इसके भी बाबू हो, ऑफिस हो, सब कुछ ये बात उठने लगी। और ये हुआ 8वां दौर इसका, 8वां दौर। इसे क्या बोलते हैं? उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड कहां पर? मोरक्को के मराकेश नगर में। मोरक्को के मराकेश नगर में, मोरक्को के मराकेश नगर में कब हुआ? 1994। 19 अप्रैल 1994। और पूरे गेट के 123 सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया और चर्चा की। उन्होंने चर्चा की काय के ऊपर? डंकल प्रस्ताव। डंकल प्रस्ताव, डंकल प्रस्ताव ये भी क्वेश्चन बन जाता है। डंकल प्रस्ताव, डंकल प्रस्ताव, इसको अलग से लिख लेंगे। डंकल प्रस्ताव क्या है? उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान
वार्ता के दौरान प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते, क्या नाम है इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, गेट। प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता, गेट के महानिदेशक आर्थर डंकल ने एक मसौदा प्रस्तुत किया जिसे डंकल प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जिस पर विचार विमर्श करने के लिए 1994 में मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई। समझो इसे, डंकल प्रस्ताव क्या है, कौन सा दौर, गेट का 8वां दौर, कब की बात है, 1994 में, और कहाँ हुआ था ये, उरुग्वे में। उस समय गेट के महानिदेशक कौन थे, सर आर्थर डंकल, और उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट में ये लिखा था, जो पहले अपन ने चर्चा की, भाई इसे स्थायी रूप दे दिया जाए, इसका नाम बदल दिया जाए, इसका काम बदल दिया जाए। अब जो डंकल प्रस्ताव थे उरुग्वे दौर में आए, तो दूसरी बैठक इसकी कहाँ हुई, मोरक्को के मराकेश शहर में, और उसमें विचार विमर्श हुआ काय के ऊपर, डंकल प्रस्ताव के ऊपर, कि भाई ये जो प्रस्ताव है, ये जो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, ये सही है या नहीं। और इसके लिए गेट के सभी सदस्य देश, 123 सदस्य देश थे, तो उन सबकी बैठक बुलाई और उन्होंने सहमति दी। तो अब दो चीजें हो गई, एक तो गेट और दूसरा WTO की स्थापना करना है और गेट को क्या करना है, समाप्त करना है। क्योंकि क्वेश्चन इतना बनता है, WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से, गेट के नाम से। गेट को अभी किस नाम से जाना जाता है, WTO के नाम से। तो पहले जो गेट था वही अब क्या है, WTO है, लेकिन उसकी कार्य प्रणाली में बहुत अधिक अंतर है। ठीक, तो पहले गेट था और डंकल प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई मोरक्को के मराकेश नगर में, और ये तय किया गया कि अब इसे समाप्त करके इसके स्थान पर WTO की स्थापना की जाए। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995, कहां पर, जेनेवा। इसका मुख्यालय कहां पर, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय यही है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जहां पर गेट का मुख्यालय था, वहीं पर WTO का भी मुख्यालय है। अब यह क्वेश्चन बनता है, गेट को कब समाप्त किया गया, अर्जुन जी, गेट को कब समाप्त किया गया? उसी दिन किया होगा, है प्रिया, हेमलता, 1994 में। अमरूद, दिसंबर 1994। मुझे पता था कि आप ऐसे ही कुछ बोलोगे, है, क्योंकि मेरी आवाज तो आपके कानों में गूंजती है ना। आपको तो और कहीं कहीं की आवाजें आते रहती, जो गूंजते रहती आपके कानों में, है ना। मैंने कभी पढ़ाया होगा, आपको पढ़ाया होगा, हेमलता को पढ़ाया होगा,
आपने भी पढ़ा होगा राज, जहां तक अंदाज है, कि अब एक ही दिन में सभी लोग तो उसकी सदस्यता लेंगे नहीं। वही 1 जनवरी 1995 स्थापना हो गई, चलो सदस्यता ले लो, एक ही दिन में हो जाता है क्या कोई भी काम? नहीं। परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए भी 1 महीने की डेट देते हैं, और उसके बाद में भी लोग बाग बढ़ाने की मांग करते हैं ना ऐसे लोग, तो इसमें भी होगा ना ऐसे। तो ये दिसंबर 1995 में समाप्त हुआ, जब सारे देशों ने WTO की सदस्यता ली। कब खत्म हुआ गेट? दिसंबर 1995, जब गेट के सारे सदस्यों ने WTO की सदस्यता ली। बात क्लियर हो गई एकदम? अब ये शब्द याद रहना चाहिए, पहले भी ऐसे ही बोला हो। मैं बीच में आप लोगों को टोकता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समय खराब करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस बात को एकदम कंठस्थ याद कर लो। तो दिसंबर 1995 में गेट पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। अब सदस्य देश कितने हैं इसके, ये भी नहीं पता होगा आप लोगों को। 123 तक तो पहुंच गए थे अपन, है ना? 123 तक पहुंच गए थे। अब कितने हो गए होंगे? 1 भी लिख लिया मैंने, 6 भी लिख लेता हूं और 4 भी लिख देता हूं, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं लिखूंगा। 164 सदस्य देश कितने हैं? 164। और 164वां सदस्य देश कौन सा है? कल जो मैच जीता है, अफगानिस्तान। और ये बना 2016 में, इसका सदस्य बना अफगानिस्तान। 164वां देश अफगानिस्तान 2016 में बना। एक संगठन भी इसका सदस्य देश है, एक संगठन ही है। कौन सा होगा? EU। क्या बोला है? EU। आपके समझ में आया क्या? कविता में नहीं आया ना, इसके लिए दिमाग को ऐसे ऐसे लाओ, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, तो फिर समझ में आता है। EU मतलब यूरोपीय यूनियन है। उसमें जितने भी 28-29 सदस्य देश हैं, सब ने एक साथ में सदस्यता ले ली। इसलिए तो बाकी सबके, जैसे IMF के 193-94 हो रहे हैं, और वर्ल्ड बैंक के उतने ही हैं, इसके कम क्यों है? क्योंकि EU को एक देश मान के इसको सदस्यता दे दी। क्लियर हो गया इधर? कितने? 164, और प्लस क्या है? EU लिखेंगे। विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक स्वायत्त संस्था है जो इसके सदस्यों के मध्य आपसी आम सहमति के आधार पर कार्य करती हैं तथा IMF व WB की तरह, आगे तो पता होगा क्या बोलने वाले करते हैं। शुरुआत में बताया था मैंने इसका उत्तर, ये सेंटेंस पहले ही बता चुका हूँ। IMF और वर्ल्ड बैंक की तरह UNO से संबद्ध संस्था है या नहीं है? नहीं है। अपन ने क्या लिखा? स्वायत्त संस्था है, वैश्विक स्वायत्त संस्था है। ये UNO का विशिष्ट अभिकरण नहीं है। ठीक, क्या लिखा आपने? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO से संबद्ध संस्था नहीं है।
याद रखना इसको, विकल्प में पूछ सकते हैं ये। अब लिखेंगे हम इसके अध्यक्ष, महानिदेशक। महानिदेशक, पहले महानिदेशक पीटर सदरलैंड, प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड। ये 1993 में बने थे और 1995 तक, जब तक इसकी स्थापना हुई तब तक ये बने रहे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, WTO की स्थापना जब हुई तब इसके निदेशक कौन थे? पीटर सदरलैंड। वर्तमान में कौन है? ये तो जयंत कुमार जी को पता होगा। वर्तमान में कौन पढ़ा होगा? नागोवा ओकोंजो। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। नोजी ओकोंजो इवेला, नोजी ओकोंजो इवेला, नोजी ओकोंजो इवेला। इसके बारे में दो बात विशेष है, एक तो प्रथम महिला है और दूसरा प्रथम अफ्रीकी। प्रथम महिला, प्रथम अफ्रीकी जो WTO की महानिदेशक बनी। किस देश की? नाइजीरिया की। नाइजीरिया। तो फिर अफ्रीका क्या है? महाद्वीप। दक्षिण अफ्रीका नहीं बोला मैंने, दक्षिण अफ्रीका देश है और अफ्रीका क्या है? महाद्वीप है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश की है। यहां तक बात समझ में आई? उद्देश्य पढ़ेंगे इसके, क्यों इसकी स्थापना की गई। ये सरल है, इतना पटपट लिखते चलेंगे। सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना, प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करना, प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करना। दूसरा होता है प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करना। तीसरा है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग। संसाधनों का कुशलतम उपयोग क्या होता है? कुशलतम उपयोग जो भी संसाधन है उसका टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी तरह से उपयोग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कि जो संसाधन है उसका ऐसा जहां जितनी जरूरत हो उसका उतना ही उपयोग करे कि आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ ले सके। पिताजी स्वर्ग सिधार गए, मेरे नहीं, मेरे तो है अभी, किसी और के पिताजी स्वर्ग सिधार गए। 25 एकड़ जमीन थी उनके पास। अब पिताजी सब कुछ करते थे, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 55 साल की उम्र हो गई, अब 20-25 साल तो गुजारना है। अब काम धंधा तो हमने किया नहीं, क्योंकि कौन करते थे? पिताजी करते थे। तो अब हम चाहे तो हर साल की 1 एकड़ जमीन बेचते रहे और राजा महाराजा जैसा जीवन जी सकते हैं, लेकिन संसाधन बचेंगे क्या? फिर आगे आने वाली पीढ़ियां क्या बोलेगी? अभी तो हम बोलते थे हमारे पिताजी ने 25 एकड़ जमीन हमारे लिए छोड़ी थी, आगे आने वाली पीढ़ियां क्या बोलेगी? बाप ने कुछ नहीं छोड़ा, पूरी जमीनें बेच डाली, बेच के खा गया, सब भिखारी बना गया, यही बोलेंगे ना। तो भाई संसाधनों का कुशलतम उपयोग, वो सरकार अच्छी नहीं है
जो लोगों को ढेर सारी सुख सुविधाएं दे और पुराने जितने भी है वो सब बेच डाले, वो सरकार अच्छी हो सकती है क्या? भाई संसाधन जो है उनको व्यवस्थित तरीके से और बेहतर तरीके से उसका उपयोग करें। जहां दुरुपयोग हो रहा था उसको खत्म कर दे, जैसे कोयला या WCL का देखा होगा आपने, पाथाखेड़ा में सिगड़ी में जलाते थे लोग, हाथ सेकने के लिए कोयले का इस्तेमाल कर लेते थे। फिर बाद में पता चला कि यार कोयला तो बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसा दुरुपयोग होते रहेगा तो ये खत्म हो जाएगा। फिर जहां जरूरी है उसका वही उपयोग करें, नहीं तो उपयोग न करें। ये संसाधनों का कुशलतम उपयोग। अब हमने ये जो जीना है ना, जीना, ये वाला जीना, इस पे बल्ब के लिए दो बटन लगाई है ना, कि नीचे के बटन दबाओ तो चालू हो जाएगा और ऊपर के बटन दबाओ तो बंद हो जाएगा। मतलब ये बटन काहे के लिए दो रखिए, ताकि कोई भी आते समय चालू करे, जाते समय बंद करते हैं। लेकिन लोग बाग ऐसे हैं, चालू कर देते फिर बंद नहीं करते, फिर मुझे बोलना पड़ता है बंद करते समय, ये मुझे जाना पड़ता है, कई बार तो जाना पड़ता है बंद करने के लिए। तो ये क्या है? संसाधनों का दुरुपयोग है। जबकि ऐसा नहीं है कि एक जगह चालू होगी, नहीं, नीचे के बटन दबाओ तो चालू हो जाएगा, ऊपर के दबाओ तो बंद हो जाएगा, फिर ऊपर के दबाओ तो फिर चालू हो जाएगा। मतलब दोनों ऑन ऑफ दोनों जगह से हो जाता है। फिर भी लोगों को इतनी फिक्र नहीं रहती, उनको लगता है ये बल्ब काय के लिए बना है, सिर्फ जलने के लिए बना है। मतलब हम यहाँ ये नहीं है कि ये रास्ता दिखाने के लिए बना है, ये नहीं है, सिर्फ जलने के लिए बना है, जलता है साले तो, ऐसा भी हो जाता है। ये संसाधनों का दुरुपयोग है, जबकि संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और वर्ल्ड बैंक यही चाहता है कि ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहाँ लोहा बहुत है तो भारत सरकार पूरा लोहा निकाल के जापान को बेच, ये तो संसाधनों का दुरुपयोग हुआ। फिर वहीं से इस्पात जब आता है, हम 40 रुपए बेचते हैं और वो 240 रुपए बेचता है और उसी की सुई बना देता है, तो कम से कम 10,000 रुपए किलो की पड़ जाती है वो। 1 किलो लोहे से कितनी सुई बन जाएगी? तो ये तो संसाधनों का दुरुपयोग हुआ। तो वर्ल्ड बैंक क्या WTO क्या करता है? संसाधनों के दुरुपयोग को रोकता है, अर्थात कुशलतम उपयोग की बात करता है। सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, संरक्षण और संवर्धन में क्या अंतर है हेमलता? संरक्षण व संवर्धन, बचा के रखना, और संवर्धन, संवर्धन मतलब चलो बहुत दिनों के बाद मुस्कुराए तो मुझे अच्छा लग रहा है, अभी तक ऐसा लग रहा था आपकी तबीयत खराब है, कुछ गड़बड़ है। संवर्धन मतलब सुधार करना, है ना? भाई हमारे यहाँ 2 पौधे थे, अब 2 को हम बचा के रखेंगे नहीं, 2 को 3 भी करना है, 4 भी करना है, उसको बढ़ाना भी है। तो ये संवर्धन है, मतलब सिर्फ बचाने के साथ साथ में और उसको अच्छे से करना, संवर्धन। तो पर्यावरण क्या है? औद्योगिक क्रांति के कारण पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो गया है, CO2 का लेवल बढ़ते जा रहा है। तो हम वो कोप होता है ना, COP कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, तो उसमें क्या बोला जाता है कि हमें CO2 का लेवल 1960 की स्थिति में लेके जाना है, 1970 की स्थिति में लेके जाना है। ये संवर्धन है, मतलब जितना है उतने तो रखना ही है, उससे ज्यादा नहीं करना है, हो सके तो अपने को उससे भी बेहतर स्थिति में लेके जाना है। तो ये क्या है? संवर्धन, ये संवर्धन। तो क्या लिखा आपने? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन व सुरक्षित करना, रोजगार के स्तर में वृद्धि करना, रोजगार के स्तर में वृद्धि करना। और अब ये सब करेंगे, इतना ही करेंगे तो दिक्कत भी है। तो फिर ये संगठन क्या है? व्यापारिक संगठन है, और व्यापार की हमने कहीं बात ही नहीं की। तो सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे, सबसे पहले नंबर पे क्या लिखेंगे?
वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना। जब भी हम लिखेंगे आंसर में तो सबसे पहले यही लिखेंगे WTO, अंतरराष्ट्रीय या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ावा देना। बाकी ये सब क्लियर है। तो अब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सिद्धांत लिखेंगे इसके। सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेंस का क्वेश्चन है ये। सिद्धांत मेंस में यही टॉपिक दिया है, WTO, इससे संबंधित एक न एक क्वेश्चन आता ही है। तो लिखेंगे सिद्धांत गैर भेदभाव, गैर भेदभाव किस आधार पर भेदभाव होता है? इंटरनेशनल लेवल पर भेदभाव किस आधार पर होता है? हाँ, अर्थव्यवस्था के स्वरूप के आधार पर। समाजवादी देश है, ये पूंजीवादी देश है। नस्लवाद के आधार पर भी भेदभाव होता है विदेशों में, जो अफ्रीकन देशों के साथ में, दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ में भेदभाव होता है, एशियाई देशों के साथ में भेदभाव होता है। पर यह बोलता है गैर भेदभाव, किसी देश के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पारस्परिक, पारस्परिक मतलब मिलजुल कर एक दूसरे का, मतलब इसका यही है कि दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए। मैंने बताया ना, व्यापार का उद्देश्य क्या? दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए, एक पक्ष को नहीं, दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए। तीसरा, बाध्यकारी एवं लागू करने योग्य प्रतिबद्धताएं। अब इसमें क्या किया है? अब गेट में और इसमें यही तो अंतर है। गेट में कोई शर्तें नहीं थी, कोई संविधान नहीं था, लेकिन इसमें क्या नियम कानून बना दिए गए कि इसी के अनुसार करना है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, और लास्ट लिखेंगे सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा वाल्व। मतलब जो कमजोर देश है उसको बचाने के लिए भी इसमें कुछ बातें रखी गई है कि जैसे सब्सिडी नहीं दे सकते, कृषि पदार्थों पर सब्सिडी नहीं दे सकते, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया जैसा देश कितना अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, और वो यदि गेहूं पर सब्सिडी में देने लग जाए तो भारत जैसे देश में तो लोग गेहूं उगाना छोड़ देंगे, फिर भारत करेगा क्या? तो इसलिए खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी नहीं दे सकते। ये ढेर सारे उसमें ऐसे कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि जो सिर्फ कृषि प्रधान देश है वो उनको सुरक्षित किया जा सके। दूसरे क्या बोला? सेफ्टी वाल्व। अब लिखेंगे उद्देश्य हो गया, कार्य लिखेंगे, कार्य क्या करता है। तो ये कार्य वाला टॉपिक तो एकदम सरल है, जैसे उद्देश्य है उसी के अनुरूप इसके कार्य हैं। व्यापार व प्रशुल्क से संबंधित, व्यापार व प्रशुल्क से संबंधित किसी भी मसले पर सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना, मंच के रूप में कार्य करना। देखो, व्यापार एवं प्रशुल्क यानी क्या? आयात निर्यात शुल्क, टैरिफ जिसे कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है समझ लो इसे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। जैसे हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, आसियान की बात करें, साफ्टा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एशियाई देशों के बीच में, कि ये जितने भी सदस्य देश हैं
ये एक दूसरे के देश में वस्तुओं का आयात निर्यात करेंगे और उसके ऊपर कोई प्रशुल्क नहीं लगेगा। अब ये समझौते करने के लिए ये देश जो है एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि आप आइए हमारे पास में, आपका कोई प्लान हो तो उसमें बताइए और हम उसे प्रमाणित करेंगे और फिर तुम लोगों में से कोई भी उसकी शर्तों को तोड़ता है तो उसकी समस्या का निराकरण हम करेंगे। यदि दो ही देश आपस में कोई समझौता कर ले और एक देश बदल जाए तो कहाँ जाएंगे, वो कहीं नहीं जा सकते। इसलिए ये एक ऐसा संगठन बना दिया गया है, वो प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि आप लोग आपस में समझौते करते रहो, जो भी शर्तें वो हमें बता दो और फिर हम उसका प्रकरण देखते हैं। क्लियर है एकदम? तो क्या बताइए, पहला कार्य क्या है? व्यापार और प्रशुल्क से संबंधित किसी भी मसले पर सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना। दूसरा, विश्व व्यापार समझौते के क्रियान्वयन, प्रशासन व परिचालन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये समझौते कितने प्रकार के होते हैं हमारे देश? हाँ बताओ जयंत कुमार जी। समझौते दो ही प्रकार के हो सकते हैं, एक पक्षीय और बहुपक्षीय। सही बोला मैंने? एक पक्षीय समझौता कैसे हो सकता है? द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। ठीक, वो बड़ी जल्दी गड़बड़ हो जाता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। मैं देखो कितने जल्दी आपको गुमराह कर देता हूँ। तो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दो देशों के बीच में हो सकता है या दो से अधिक देशों के बीच में हो सकता है। जैसे हम बार बार नाटो पढ़ते हैं ना, नाटो है ना, ये क्या है? एक तरीके का बहुपक्षीय समझौता है, उसके विरुद्ध सीटो बनाता है ना। हमारे एशियाई देशों का साफ्टा है, तो ये क्या है? बहुपक्षीय समझौते हैं। तो ये एक क्या है, उसके बोलता है कि आप तो कर लो, उसका प्रशासन, उसकी देखरेख करने की, वादे निभाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारी होगी। नहीं तो हम उस देश के ऊपर शर्तें थोप देंगे, वसूली करवा देंगे। ये सारी बातें इसमें है। तीसरा पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति। अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों व प्रावधानों को लागू करना, नियमों व प्रावधानों को लागू करना। अगला, विवादों के निपटारों से संबंधित, विवादों के निपटारों से संबंधित नियमों व प्रक्रिया को प्रशासित करना। ठीक है, बाकी जो उसके उद्देश्य लिखे हैं ना, वो सब कार्य इसमें लिख देंगे। संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, जीवन स्तर में वृद्धि करना, रोजगार के स्तर में वृद्धि करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना, ये सब लिख देंगे। ये कुछ अलग से थे जो हमने इसमें नोट करवा दिया। अब इसकी संरचना देखते हैं। संरचना, तो सबसे पहला इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। निर्णय लेने वाले मुख्य संस्था, कौन होता है इसमें सदस्य? प्रत्येक देश इसका सदस्य है। और सदस्य देश का कौन इसमें भाग लेता है?
उद्योग एवं व्यापार मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर इसमें भाग नहीं लेता। कौन लेता है? उद्योग एवं व्यापार मंत्री इसमें भाग लेता है। कितने वर्ष में इसकी बैठक होती है? अमरू, हाँ जी, प्रत्येक वर्ष में नहीं होती। अब सोचेंगे 5 वर्ष में होती होगी, 5 वर्ष में भी नहीं होती। कितने वर्ष में होती होगी? 2 वर्ष। 2 वर्ष में। 2 वर्ष में कुछ लोग तो 10 पे चले गए होंगे।